हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग हेल्दी और अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लॉ ऑफ प्रिजम्पशंस के बारे में बात करेंगे और मे प्रिज्यूम से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं बीएसए में उन्हें डिटेल में समझेंगे। जैसे कि हर बार हम वीडियो के स्टार्ट में किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझते हैं, ठीक उसी तरह हम आज भी करेंगे। तो प्रिजम्पशंस का लॉ इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर बीएसए में ऐड करने की क्या जरूरत थी? कुछ तो रीजन रहा होगा ना, जो बीएसए के इतने सारे सेक्शंस प्रिजम्पशन के लॉ से डील करते हैं। लॉ ऑफ प्रिजम्पशंस को इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर बीएसए में ऐड इसलिए किया गया था ताकि ट्रायल के प्रोसेस को थोड़ा छोटा और कोर्ट के अननेसेसरी बर्डन को कम किया जा सके। प्रिजम्पशन का लॉ कुछ ऐसे मैटर से डील करता है जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, या फिर कोर्ट ऐसा मान लेता है कि वो फैक्ट या मैटर ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। लेकिन अगर अपोजिट पार्टी चाहती है तो कुछ केसेस में वो प्रिजम्पशन को रिबट करने के लिए या फिर उन्हें डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंसेस प्रोड्यूस कर सकती है और उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। ये कौन सी प्रिजम्पशंस हैं जहाँ पे अपोजिट पार्टी को उन्हें रिबट करने की अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है, इन्हें हम आगे की स्लाइड्स में कवर करेंगे। इससे पहले ये समझते हैं कि प्रिजम्पशन आखिरकार होती क्या है। तो प्रिजम्पशन बेसिकली एक इनफेरेंस है जो कि कॉग्निटिव या फिर रीजनिंग फैकल्टी का यूज करके किसी भी डाउटफुल फैक्ट के रिस्पेक्ट में ड्रॉ की जाती है कि वो डाउटफुल फैक्ट ट्रू है या फिर फॉल्स है, और यहाँ पे ये मान लिया जाता है कि वो फैक्ट ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। अब ये इन्फेरेंस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाबू खान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में ये ऑब्जर्व किया था कि जित प्रिजम्पशंस जो हैं या फिर प्रिजम्पशन का जो लॉ है वो मोस्टली लॉजिक पे बेस्ड है। अगर हम प्रिजम्पशंस के इस चार्ट की बात करें तो यहाँ पे प्रिजम्पशंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और दूसरा है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को हमने फर्दर दो हेड्स में डिवाइड किया है, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन सिर्फ फैक्ट या लॉ के बेसिस पे ही ड्रॉ की जा सकती हैं। हम किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रिजम्पशन के ऊपर एक नई प्रिजम्पशन नहीं ले सकते। ऑल्सो प्रिजम्पशन लेने का जो काम है वो सिर्फ कोर्ट का है, इसमें पार्टीज एडवोकेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब हम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को नेचुरल प्रिजम्पशंस के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो प्रिजम्पशंस है ये रीजनिंग फैकल्टी का यूज करके और बिना किसी लीगल डायरेक्शन के कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे ड्रॉ की जाती है। क्योंकि ये प्रिजम्पशन फैक्ट्स पे बेस्ड है इसलिए इन्हें रिबिटेबल बनाया गया है और इन्हें फर्दर एविडेंसेस देके हम डिस्प्रूव कर सकते हैं। बीएसए का सेक्शन 88, 89, 90, 92, 93, 117 और 119 ये सारे सेक्शंस में प्रिज्यूम के लॉ से डील करते हैं, और इन्हीं सभी सेक्शंस को हम आगे की स्लाइड्स में एक एक करके कवर करेंगे। लेकिन इन सभी सेक्शंस को समझने से पहले ये देखते हैं कि मे प्रिज्यूम वर्ड का मतलब क्या होता है। मे प्रिज्यूम वर्ड की जो डेफिनेशन है वो बीएसए के सेक्शन 21H में लिखी हुई है, और इसके अकॉर्डिंग इस अधिनियम में जहां पे भी मे प्रिज्यूम फ्रेज का यूज किया गया है और ये लिखा हुआ है दैट कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट, उसका मतलब है कि कोर्ट के पास वहां पे दो ऑप्शंस हैं। पहला वो ये मान सकती है कि वो फैक्ट ऑलरेडी प्रूव हो चुका है जब तक अपोजिट पार्टी उसे रिबट करने के लिए एविडेंसेस नहीं लाती। दूसरा ये कि कोर्ट उन पार्टीज को भी कह सकती है कि वो इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए, इस फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंसेस कोर्ट में लाएं। इसका मतलब है कि कोर्ट बाउंड नहीं है मे प्रिज्यूम वाली प्रिजम्पशंस को रेज करने के लिए। ऑल्सो ये जो प्रिजम्पशंस है जैसे कि हमने पीछे देखा, ये रिबटेबल बनाई गई हैं। अब हम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के जितने भी सेक्शंस हैं उन्हें एक-एक करके डील करेंगे और ये देखेंगे कि वो किस बारे में बात करते हैं। बीएसए और इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिजम्पशन का जो लॉ है वो ऑलमोस्ट सेम है, और यहाँ पे बस सेक्शंस की नंबरिंग में डिफरेंस है। लेकिन जहाँ पे भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे उन्हें हम साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बीएसए के सेक्शन 88 की, जो कि फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स के रिस्पेक्ट में प्रिजम्पशन रेज करने की बात करता है। इसके अकॉर्डिंग कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम कर सकता है या फिर ऐसी प्रिजम्पशन ले सकता है कि फॉरेन कोर्ट के जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनकी सर्टिफाइड कॉपी जेन्युइन है और एक्यूरेट है। हालांकि यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट की जो वाइस काउंसलेट से वेटिंग है वो कराना जरूरी है, जैसे कि इस सेक्शन में भी मेंशन किया गया है। अब क्योंकि इस सेक्शन में मे प्रिज्यूम वर्ड का यूज किया गया है, इसका मतलब है कि कोर्ट बाउंड नहीं है ऐसी कोई प्रिजम्पशन लेने के लिए, और ये टोटली कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। वो चाहे तो फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स की जेन्युइननेस और एक्यूरेसी को प्रूव करने के लिए भी कह सकती है। फर्दर इस सेक्शन को हम सीपीसी के सेक्शन 13 और 14 के साथ समझेंगे और उसी के साथ पढ़ेंगे जो फॉरेन
जजमेंट्स और डिक्रीज की कंक्लूसिवनेस के बारे में बात करता है। अभी बस ये याद रखना है कि बीएसए का सेक्शन 88 और सीपीसी का सेक्शन 13 एंड 14 इंटर रिलेटेड हैं और इनके रिलेशन को हम सीपीसी के लेक्चर्स में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 89 जो कि बुक्स, मैप्स और चार्ट्स के रिस्पेक्ट में प्रिजम्पशन रेज करने की बात करता है। इसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी बुक जो कोर्ट पब्लिक या जनरल इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज करती है, या कोई भी मैप और चार्ट जो ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है, इन सभी चीजों के रिस्पेक्ट में कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले सकती है कि वो बुक, मैप या चार्ट उसी पर्सन ने या फिर उसी टाइम और प्लेस पे पब्लिश किया गया था या फिर लिखा गया था जैसा कि उसमें मेंशन्ड है। अगेन, क्योंकि इस सेक्शन में मे प्रिज्यूम वर्ड का यूज किया गया है, इसका मतलब है कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से प्रिजम्पशन रेज कर सकती है और अगर कोर्ट को लगता है कि इन्हें प्रूव किया जाना चाहिए तो वो इस बात का प्रूफ भी मांग सकती है। फर्दर सेक्शन 90 इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के बारे में बात करता है और ये ले डाउन करता है कि कोर्ट रिबटेबल प्रिजम्पशन रेज कर सकती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो ओरिजिनेटर ने किसी इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर से या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजा है, वो सेम मैसेज एड्रेसी को रिसीव हुआ है। ओरिजिनेटर यहाँ पे सेंडर को कहा गया है और एड्रेसी वो पर्सन है जिससे वो मैसेज रिसीव हुआ है। इस सेक्शन में से कोई प्रिजम्पशन नहीं रेज किया जा सकता कि सेंडर ने खुद वो मैसेज भेजा है, क्योंकि हो सकता है कि सेंडर की डिवाइस का यूज करके किसी और ने वो मैसेज एड्रेसी को भेजा रहा हो। ऑल्सो उस मैसेज के कंटेंट्स के रिगार्डिंग भी यहाँ पे कोई प्रिजम्पशन रेज नहीं की जा सकती जब तक उस मैसेज पे डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स ना किए गए हों। सेक्शन 92 कोर्ट को डायरेक्ट करता है कि जहां डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड है, वहां कोर्ट अगर चाहे तो प्रिजम्पशन रेज कर सकती है। ये सेक्शन इसलिए ऐड किया गया था क्योंकि ऐसे केसेस में जहां डॉक्यूमेंट को बने 30 साल हो गए हैं, वहां यूजुअली जब तक वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता था, तब तक मेकर ऑफ द डॉक्यूमेंट की डेथ हो जाती थी। एंड उस डॉक्यूमेंट को मियरली इस ग्राउंड पर रिजेक्ट करना कि जिसने वो डॉक्यूमेंट बनाया है उसकी डेथ हो गई है और उस डॉक्यूमेंट को हम प्रूफ नहीं कर सकते कि वो एक्चुअल में उसी पर्सन ने बनाया था जिसकी डेथ हो गई है या फिर किसी और ने। और अगर हम उस डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट करेंगे तो ये पार्टीज के अगेंस्ट इनजस्टिस होगा। इसलिए इस सेक्शन को प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऐड किया गया है। सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग अगर एक बार ये प्रूव हो जाता है कि कोई डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड है और उसे प्रॉपर कस्टडी से ही प्रोड्यूस किया गया है, तो कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम कर सकती है कि उस डॉक्यूमेंट पे जो भी सिग्नेचर है या जिस पर्टिकुलर पर्सन की हैंडराइटिंग में लिखे होने का वो डॉक्यूमेंट क्लेम करता है, एजर्ट करता है, वो उसी की हैंडराइटिंग में है या फिर उसी पर्सन के सिग्नेचर वहां पे फिक्स किए गए हैं। ऑल्सो अगर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड या फिर अटेस्टेड है तो कोर्ट ये भी मान सकता है कि वो डॉक्यूमेंट उन्हीं लोगों ने एग्जीक्यूट या टेस्ट किया है जिनके नाम वहां पे मेंशन है। लेकिन अगर कोर्ट को उस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस पे जरा भी डाउट होता है तो वो अपनी पावर का यूज करके ये प्रिजम्पशन रेज नहीं करेगी और पार्टीज को कह सकती है कि इस डॉक्यूमेंट को पहले प्रूव किया जाएगा, तभी ये एडमिसिबल होगा। फर्दर सेक्शन 93 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में प्रिजम्पशन रेज करने की बात करता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अगर 5 साल पुराने हैं और उन्हें प्रॉपर कस्टडी से ही कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, तो इन दोनों कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम कर सकती है कि उस डॉक्यूमेंट पे जो सिग्नेचर है वो उसी पर्सन है जिसके सिग्नेचर होने का वो डॉक्यूमेंट या फिर पार्टीज क्लेम करती हैं या फिर एजर्ट करती हैं। सेक्शन 117 ऐसे केसेस से डील करता है जहां कोई मैरिड वुमन सुसाइड कर लेती है और प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि उसे सुसाइड करने के लिए अबेट किया गया था या फिर मजबूर किया गया था। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जब कोई मैरिड वुमन सुसाइड कर लेती है और क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या उसका सुसाइड उसके हस्बैंड या हस्बैंड के किसी रिलेटिव ने अबेट किया था, और प्राइमा फेसी मतलब सामने सामने से देखने पे हमें सिर्फ ये शो करना है, ये प्रूव नहीं करना। प्राइमा फेसी देखने से ऐसा लगता है कि उसने अपनी शादी की डेट से 7 साल के टाइम पीरियड में सुसाइड कमिट किया है और हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स अक्सर उसके साथ क्रुएलिटी किया करते थे। तो यहाँ पे कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है कि उसका जो सुसाइड है उसे हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने ही अबेट किया है। क्योंकि इस सेक्शन में मे प्रिज्यूम वर्ड का यूज किया गया है, इसका मतलब है कोर्ट बाउंड नहीं है ऐसा प्रिजम्पशन लेने के लिए। वो सर्कमस्टेंसेस को देखकर डिसाइड किए करेगी कि ये प्रिजम्पशन लिया जाना चाहिए या फिर नहीं। वुमेन का मतलब यहाँ पे मैरिड वुमेन से है और इस सेक्शन में हमने लिव इन रिलेशनशिप्स को कवर नहीं किया है। बीएसए का सेक्शन 119 जनरल प्रिजम्पशंस का लॉ ले डाउन करता है और यहाँ कुछ फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस के बारे में कोर्ट प्रिजम्पशन रेज कर सकती है। इसका मतलब है कोर्ट मान लेगी कि वो फैक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन्हें
प्रूव करने की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस सेक्शन में 4 जनरल प्रिजम्पशंस को कवर किया गया है। पहली है कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स, दूसरा है ह्यूमन कंडक्ट, तीसरा पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस और चौथा है इन रिलेशन टू फैक्ट्स ऑफ अ केस। अब इन सभी पॉइंट्स को हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स। सपोज थेफ्ट के ऑफेंस के तुरंत बाद किसी पर्सन की पोजेशन में स्टोलन गुड्स मिले हैं, तो यहाँ पे दो ही प्रिजम्पशन अराइज होती हैं। पहला, या तो वो पर्सन खुद थीफ है, दूसरा उसने ये जानते हुए उन गुड्स को अपनी पोजेशन में रखा है कि वो गुड्स स्टोलन है। इन दोनों में से कोई भी प्रिजम्पशन रेज की जा सकती है जब तक वो पर्सन अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर देता। दूसरा है कॉमन कंडक्ट, ह्यूमन कंडक्ट। अगर एक मेल और फीमेल बहुत लंबे समय से एक साथ एज अ हस्बैंड और वाइफ रह रहे हैं और उनके नेबर्स और रिलेटिव्स भी उन्हें हस्बैंड और वाइफ की तरह ट्रीट करते हैं, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले सकता है कि वो दोनों मैरिड हैं। थर्ड पॉइंट है पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस। यहाँ कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेता है कि कोई भी बिजनेस, चाहे वो पब्लिक हो या फिर वो प्राइवेट हो, उन्हें रेगुलरली परफॉर्म किया जा रहा है। लास्ट पॉइंट है फैक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर केस। इस पॉइंट में किसी भी केस के फैक्ट्स को देखकर उनसे प्रिजम्पशन ड्रॉ की जाती है। सपोज करो किसी पर्सन की पोजीशन में एक डॉक्यूमेंट है और वो उस केस के डिसीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पार्टी कोर्ट के कहने पे भी उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं करती, तो यहाँ पे कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले सकती है कि अगर वो डॉक्यूमेंट प्रूव हो जाता या फिर वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस हो जाता तो वो उस पार्टी के अगेंस्ट होता, इसलिए ही वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर रही है। इन सभी प्रिजम्पशन को रेस करते टाइम कोर्ट कॉन्ट्रारी व्यू को भी ध्यान में रखेगी, क्योंकि जरूरी नहीं है हर केस में प्रिजम्पशंस फॉलो हों, कभी कभी इसका अपोजिट भी हो सकता है। तो सबसेक्शन 2 में 119 के सबसेक्शन 2 में जो एंटी थीसिस है इन सभी इलस्ट्रेशंस का, कोर्ट वो भी ध्यान में रखेगी। जितने भी सेक्शंस हमने अभी तक पढ़े वो सभी मे प्रिजम्पशन के लॉ से डील करते हैं। आगे की स्लाइड्स में हम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के बारे में बात करेंगे। प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ को हम आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये प्रिजम्पशन किसी भी लॉजिक पे बेस्ड नहीं है बल्कि लॉ में एक्सप्रेसली ले डाउन है। इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए कोर्ट को ये प्रिजम्पशन रेज करनी ही पड़ेगी। ऑल्सो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड होती हैं। अगर हम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के रिबटल की बात करें तो ऑर्डिनरीली प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को रिबटेबल बनाया गया है, लेकिन जहां प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ कंक्लूसिव प्रूफ के फॉर्म में ली जाती है वहां इन्हें इरिबटेबल कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले शैल प्रिजम्पशंस की बात करेंगे। तो शैल प्रिज्यूम वर्ड जो है वो बीएसए के सेक्शन 1L में डिफाइंड है। इसका मतलब है इस अधिनियम में जहां भी शैल प्रिज्यूम वर्ड का यूज किया गया है उसका मतलब है कोर्ट बाउंड है वो प्रिजम्पशन रेज करने के लिए और उस फैक्ट को प्रूव्ड ही कंसिडर करेगी जब तक अपोजिट पार्टी एविडेंसेस एड्यूस करके उसे डिस्प्रूव या डिस्पेल नहीं कर देती। बीएसए का सेक्शन 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 108, 115, 118, 115, 118 और सेक्शन 120 ये सभी शेल प्रिज्यूम वर्ड का यूज करते हैं। शेल प्रिज्यूम वाली जो प्रिजम्पशंस हैं वो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का एक पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ क्या है, ये बीएसए के सेक्शन 21B में डिफाइंड है और इसके अकॉर्डिंग जब एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ कंसिडर किया जाता है तो एक फैक्ट के प्रूव होने के बाद ऐसा मान लिया जाता है कि दूसरा फैक्ट ऑलरेडी प्रूव हो चुका है और कोर्ट उसे प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए फर्दर एविडेंसेस नहीं अलाउ करेगी। लेकिन उसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन्हें हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो कंक्लूसिव प्रूफ के केस में जनरल रूल ये है कि ऐसी प्रिजम्पशंस को रिबट नहीं किया जा सकता। बीएसए का सेक्शन 34 और 116 कंक्लूसिव प्रूफ के लॉ से डील करते हैं। इसमें एक और सेक्शन था जो इंडियन एविडेंस एक्ट में एग्जिस्ट करता था जिसे बीएसए में ओमिट कर दिया गया है। अब इस चार्ट को ध्यान से समझते हैं। मैंने किसी भी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट का यूज किया है। प्रिजम्पशन का फर्स्ट डिवीजन हमने पिछले वाले चार्ट में दो पार्ट्स में देखा, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। अब यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को देखेंगे। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है वो नेचुरल या फिर परमिसिव प्रिजम्पशन कहलाती हैं और ये कॉमन एक्सपीरियंस या फिर कॉग्निटिव फैकल्टी का यूज करके या उसकी हेल्प से ड्रॉ की जाती हैं। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हमेशा डिबेटेबल होती है। अब हम बीच वाला पॉइंट लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि
ये जो बीच वाला और लास्ट वाला पॉइंट है, ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। यहाँ पे हमने प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रिजम्पशन, मैंडेटरी प्रिजम्पशन, और दूसरा है कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। इन दोनों ही केसेस में कोर्ट बाउंड है, वो ना चाहते हुए भी इन प्रिजम्पशंस को रेज करेगी। इन दोनों केसेस में अंतर आता है रिबटेबल के टाइम पे या फिर रिबटल के टाइम पे, क्योंकि शैल प्रिज्यूम वाली जितनी भी प्रिजम्पशंस हैं उन्हें हमेशा एविडेंसेस की हेल्प से रिबट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कंक्लूसिव प्रूफ वाली प्रिजम्पशंस की, तो उन्हें जनरली रिबट नहीं किया जा सकता जब तक लॉ ऐसा अलाउ नहीं करता। इस वीडियो में हम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट या फिर मे प्रिज्यूम के सभी सेक्शंस को कवर कर चुके हैं। इसके सेकंड पार्ट में हम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस होंगे उन्हें डिटेल में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।